नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं तिब्बत के दलाई लामा की। हम सब जानते हैं कि तिब्बत एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में लंबे समय तक रहा। हम ये भी जानते हैं कि जम्मू कश्मीर के राजा का युद्ध तिब्बत और चीन की संयुक्त सेनाओं के साथ हुआ था, जिसके बाद चुशुल की ट्रीटी साइन हुई और लगभग 120 वर्ष तक उस ट्रीटी का पालन भी तीनों देशों ने किया। चुशुल की ट्रीटी के अनुसार जब तिब्बत का युद्ध बाउंड्री को लेकर हुआ तो जम्मू कश्मीर के एक जनरल हुआ करते थे जोरावर सिंह। जनरल जोरावर सिंह अपनी फौज लेकर गए। फौज लेकर जाने के बाद वहाँ युद्ध हुआ। युद्ध में वो जीतने के बाद ट्रीटी साइन हुई। जब वो वापस आ रहे थे तो रास्ते में एवलांच आ गया। उस एवलांच ने पूरी सेना को खत्म कर दिया। इसके बाद तिब्बत ने फिर से वापसी मारी। ऐसी परिस्थिति में उनके भतीजे जनरल जोरावर सिंह के भतीजे जनरल जवाहर सिंह फिर से सेना लेकर गए और दोबारा युद्ध में उनको परास्त किया। जब दोबारा युद्ध में परास्त किया तब उनके बीच में एक ट्रीटी साइन हुई। उस ट्रीटी को चुशुल की ट्रीटी कहते हैं। उस चुशुल की ट्रीटी के अनुसार जो आज मानसरोवर है, कैलाश मानसरोवर के उस तरफ चीन या तिब्बत है और इस तरफ भारत है, यानी कि हमारी बाउंड्री चुशुल की ट्रीटी के अनुसार मानसरोवर है। तिब्बत सदैव से धर्म गुरुओं के द्वारा चला गया। लामाओं की भूमि मानी जाती है। लामा हम उनको मानते हैं जिनके पास अप्राकृतिक या प्राकृतिक शक्तियां अप्राकृतिक ढंग से होती हैं और वो ऐसा कहा जाता है वो हवा में उड़ सकते थे, वो पानी पर चल सकते हैं, वो शारीरिक रूप से बहुत सारे चमत्कार टाइप के करते हैं या वो प्रकृति से बात करते हैं, प्रकृति से संबंध होता है। उन लामाओं के धर्मगुरु जो उनका प्रमुख होता है उसको दलाई लामा कहते हैं। दलाई लामा चुनने की प्रक्रिया भी अलग है। दलाई लामा के विषय में यह कहा जाता है कि जाने वाला दलाई लामा अपने उत्तराधिकारी के विषय में संकेत करके जाता है। उस संकेत के बाद जब दलाई लामा चले जाते हैं तो दलाई लामा के जाने के बाद जो वो संकेत होते हैं और जो परिस्थितियां पहले से हैं उसकी एक ट्रस्ट है बाकायदा। वो ट्रस्ट के जो प्रमुख लामा होते हैं वो प्रमुख लामा नए लामा को ढूंढते हैं। ढूंढने के लिए जिन दिशाओं में वहाँ धुआं किया जाता है, जिस समय दलाई लामा की मृत्यु होती है उस समय की परिस्थितियाँ होती हैं, दलाई लामा को जो चीज़ें पसंद हैं वो चीज़ें या जो उनकी प्रिय चीज़ें हैं वो चीज़ें लेकर जाया जाता है और फिर उन दिशाओं में ढूंढा जाता है। जिस समय दलाई लामा की मृत्यु हुई उस मृत्यु के तत्काल बाद किन बच्चों का जन्म हुआ, जिन बच्चों का जन्म हुआ होता है उन बच्चों का परीक्षण किया जाता है। लंबे समय से परीक्षण होने के बाद कुछ बच्चे चुने जाते हैं। उन बच्चों को वो चीज़ें दिखाई जाती हैं। दलाई लामा के विषय में वो जानने की कोशिश की जाती है कि वाकई में वो दलाई लामा है क्या। उनके अप्राकृतिक शक्तियों को देखा जाता है। पुराने दलाई लामा की हॉबीज के अनुसार देखा जाता है और जो पहले भी दलाई लामा हुए हैं वो देखा जाता है। दलाई लामा की खास बात यह है कि लामा केवल तिब्बत में पैदा होंगे ऐसा नहीं है। दलाई लामा अरुणाचल प्रदेश में भी पैदा हुए हैं, दलाई लामा हिमालय में भी पैदा हुए हैं, दलाई लामा तिब्बत में भी पैदा हुए हैं, दलाई लामा मंगोलिया में भी पैदा हुए हैं। यानी कि जो लामाओं की भूमि पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पर दलाई लामा ढूंढे जाते हैं। उन सभी जगहों पर दलाई लामा, या हम दूसरे शब्दों में कहें विश्व भर में ढूंढे जाते हैं। और अब जो नया बालक जिसमें वो प्राकृतिक गुण पाए जाते हैं, जो प्राकृतिक रूप से उन चीज़ों को पसंद करता है, दलाई लामा के गुणों से वो अवगत तरह का लगता है या दलाई लामा के प्रिय मित्रों के साथ मित्रता करता है, कुछ संकेत करता है, उसके बाद उसको चुना जाता है। प्रमुख दलाई लामा जब उसको चुनते हैं तो फिर उनको बौद्ध धर्म की पूरी लामा परंपरा के अनुसार शिक्षित किया जाता है। शिक्षित करने के बाद वो लामा राजा, लामाओं के राजा या प्रमुख लामा जिनको दलाई लामा कहते हैं वो दलाई लामा बनते हैं। दलाई लामा की खास बात यह है कि वो तिब्बत के राजा भी हैं, वो धर्मगुरु भी हैं और वो तिब्बत के राजा भी हैं। तिब्बत के राजा होने के नाते वो अपने प्रधानमंत्री भी चुनते, लामा होने के नाते वो राजा भी होते हैं। राजा होने के नाते वो सरकार चुनते हैं, वो सरकार चलाते हैं, वो सरकार को समझते हैं और सारी प्रक्रिया को वो पूरा करते हैं। उसके बाद वो धर्मगुरु चूंकि होते हैं, उनकी शिक्षा होती है, उनके इच्छा अनुसार वो राज्य चलता है।
राज्य की सरकार भी उनके द्वारा ही नियुक्त होती है। और दलाई लामा का चयन, जैसे मैंने कहा, दलाई लामा का चयन पुराने वाले दलाई लामा की मृत्यु और उनके संकेतों के द्वारा नए दलाई लामा का चयन प्रक्रिया होती है। अब हम सब जानते हैं कि 1950 में चीन में जब कब्जा हो गया, 1948 में चीन पर कब्जा हो गया कम्युनिस्टों का, और चीन की सरकार ने शरण ली आज के तिब्बत, आज के दूसरे स्थान पर, या मैं कहूं कि फॉर्मोसा उस समय कहा जाता था, फॉर्मोसा में टापू पे जाकर शरण ली। उसके बाद कम्युनिस्टों ने यहाँ कब्जा कर लिया। कम्युनिस्टों ने कब्जा करने के बाद विस्तार की नीति अपनाई। 1950 में उन्होंने हमला कर दिया तिब्बत के ऊपर, ये कहते हुए कि तिब्बत चीन का पुराना हिस्सा है, लामा कहीं भी पैदा हो सकते हैं, चीन का वो हिस्सा है। लामाओं ने लंबे समय तक संघर्ष किया, लगभग 1 वर्ष तक संघर्ष हुआ। उस संघर्ष के बाद लामाओं ने हथियार सरेंडर कर दिए। सरेंडर करने के बाद उस क्षेत्र पर चीन का कब्जा हो गया, चीन ने अपनी सेनाएं लगा दी। 1951 में चीन की जब कब्जा हो गया तो उस समय के प्रमुख लामा यानी कि दलाई लामा के विषय में कहा जाता है कि बादलों ने उनको छुपा लिया, प्रकृति ने उनको छुपा लिया, और प्रकृति के छुपे हुए चीनी सैनिक उनको ढूंढ रहे थे। उनको मारने के लिए, उनको खत्म करने के लिए चीनी सैनिक लगातार काम कर रहे थे, लेकिन वो उनको ढूंढ नहीं पाए क्योंकि प्रकृति उनको छुपाकर हिमालय की गोद में ले गई। हिमालय की गोद में चलते हुए वो आए हिमाचल प्रदेश, यानी कि उन्होंने हिमालय क्रॉस किया। हिमालय क्रॉस करके वो निचले हिमालय पर हिमाचल प्रदेश में आए। भारत सरकार ने उनको शरण दी। क्या कारण था भारत सरकार की शरण देने का? कारण ये था कि चीन की उस समय की तिब्बत की सरकार भारत के प्रोटेक्टरेशन में थी। तिब्बत भारत का प्रोटेक्टोरेट स्टेट हुआ करता था। मैं बता दूं आपको कि जिस समय अंग्रेजी सरकार यहां पर हुआ करती थी, उस समय तिब्बत, श्रीलंका, भूटान, सिक्किम और नेपाल, ये प्रोटेक्टोरेट स्टेट भारत के हुआ करते थे। प्रोटेक्टोरेट स्टेट का मतलब ये था कि इनके एक्सटर्नल अफेयर्स भारत सरकार के पास होते थे, इनकी डिफेंस भारत सरकार के पास होती थी, इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भारत सरकार की होती थी। बाकी ये पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते थे, लेकिन इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भारत की होती थी। अब जिस समय तिब्बत पर हमला हुआ, उस समय भारत में जो सरकार बैठी थी, उसने चीन से लड़ाई करना उचित नहीं समझा, उसने तिब्बत को बचाना उचित नहीं समझा। तिब्बत प्रोटेक्टोरेट स्टेट होने के बाद भी भारत सरकार ने उस पर इनिशिएट नहीं किया, और भारत सरकार ये मानकर चली उस समय नेहरू जी के नेतृत्व में कि तिब्बत चीन का हिस्सा है। लेकिन तिब्बत के दलाई लामा जब भारत में आए तो एक अच्छा काम इन्होंने कर दिया, वो था कि हिमाचल प्रदेश में उनको स्थान दे दिया। हिमाचल प्रदेश में ही उनकी सरकार बनी। गवर्नमेंट ऑफ तिब्बत इन एग्जाइल वहां से चलती है। एग्जाइल का मतलब है निर्वासित सरकार। तो वहां जो जितने लामा वहां से निकलकर आ पाए, आज भी विश्व भर के लामा अगर किसी को अपना धर्मगुरु मानते हैं, किसी को अपना नेता और राजा मानते हैं, तो वो दलाई लामा है। वो सारे के सारे लामा तिब्बत के हिमाचल में जाकर, भारत में हिमाचल में जाकर, हिमाचल में मंडी में जाकर उनकी वंदना करते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि अब दलाई लामा होंगे कि नहीं होंगे। तो पीछे एक बड़ी भारी न्यूज़ षड्यंत्र से चलाया गया था। पूरे हिंदुस्तान ने उसके अखबार छापे थे और ये कहा था कि अब दलाई लामा नहीं होंगे, यानी कि ये अंतिम दलाई लामा होंगे। ये बात हो सकता है चीन के प्रभाव में कही गई हो सकता है चीन ने ही षड्यंत्र करके ये चारों ओर फैलाया हो। लेकिन दलाई लामा से जब वार्ता हुई कुछ लोगों की, तो उन्होंने कहा मैं अपने 90वें जन्म दिवस पर बताऊंगा कि अगले दलाई लामा कैसे होंगे, मेरे जाने के बाद कैसे, क्योंकि वो 90 साल के हो रहे हैं और वो अस्वस्थ भी हैं इस समय। अस्वस्थ होने के नाते उनका जाना संभव है, इसलिए वो बताना चाहते हैं कि मैं जब जाऊंगा तो कहाँ मिलूंगा और कैसे मिलूंगा। 90वें जन्मदिन के समय पर जब ये बात निकल कर आई उनके हवाले से, तो चीन को बौखलाहट होना स्वाभाविक था, क्योंकि चीन ये मानकर चलता है कि भारत ने लामाओं को शरण देकर उनके प्रतिद्वंदी या उनके विरोधियों को शरण दे रखी है, इसलिए भारत उनके विरोधियों को शरण देने वाला
देश है, जबकि वो पॉलिटिकल असाइलम है। और पॉलिटिकल असाइलम इसलिए है क्योंकि हमारी जिम्मेदारी तिब्बत को बचाने की थी। हम केवल लामाओं को शरण दे पाए, यही कर पाए। हालांकि तिब्बत को न बचाने का जो उस समय का निर्णय सरकार ने लिया, उसका खामियाजा हमने 1962 में भुगता। 1962 में तिब्बत की भूमि बताते हुए हमारे अक्साई चीन वगैरह क्षेत्र पर चीन ने हमला कर दिया। एक बात और ध्यान रखने की है कि भारत का कोई भी बॉर्डर चीन से नहीं लगता, भारत का बॉर्डर सिर्फ तिब्बत से लगता है। अब तिब्बत की एग्जाइल गवर्नमेंट हमारे यहाँ बैठती है धर्मशाला में, और धर्मशाला से मतलब है कि हिमाचल के धर्मशाला में सरकार बैठती है। तो तिब्बत के विषय में एक्सटर्नल अफेयर्स के मामले में कोई भी निर्णय अगर सरकार लेना चाहती है तो उसको बात करनी चाहिए दलाई लामा से, या हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला में। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में जो सरकार बैठी है, गवर्नमेंट इन एग्जाइल बैठी है, उसका प्रधानमंत्री होता है, मंत्रिपरिषद होता है, सब कुछ होता है। हमें उनसे बात करनी चाहिए। मुझे लगता है कि तिब्बत के भविष्य के विषय में भी हमें उनसे ही ट्रीटी करनी चाहिए। हमें इंटरनेशनली तिब्बत का भविष्य उनके साथ मिलकर ही तय करना चाहिए। पूरे विश्व में किसी कंट्री ने तिब्बत को रिकॉग्नाइज नहीं किया है चीन के हिस्से के रूप में। अमेरिका अक्सर इस पर सवाल उठाता रहता है। भारत सरकार भी तिब्बत को रिकॉग्नाइज नहीं करती है, जबकि चीन तिब्बत के हवाले से अरुणाचल को अपना हिस्सा ये कहते हुए क्लेम करता है कि वहां दलाई लामा पैदा हुए। अब चीन ने नया विवाद ये कर दिया है कि अब दलाई लामा नहीं होंगे, अगर होंगे तो बीजिंग से रिकॉग्निशन के बगैर नहीं हो सकते। बीजिंग का मतलब है उनकी राजधानी से रिकॉग्निशन मिलना चाहिए, जबकि दलाई लामा का कहना यह है कि रिकॉग्निशन केवल उनकी संस्था कर सकती है जो लामाओं की संस्था है, जो शुरू से ये करती आई। ये रिकॉग्निशन चीन की सरकार या संसार की कोई भी सरकार नहीं कर सकती, और किसी भी सरकार को इस प्रकार का अधिकार नहीं है। दलाई लामा उस विषय पर अब घोषणा करने वाले हैं। हालांकि चीन लगातार कह रहा है, तो भारत सरकार का क्या रोल हो? उस समय की भारत सरकार, आजादी के समय की भारत सरकार तो चुपचाप बैठी रही, लेकिन अभी किरण रिजिजू, जो कि खुद भी बौद्ध संप्रदाय को फॉलो करते हैं, किरण रिजिजू वहां जाने वाले हैं उनके जन्मदिन पर। किरण रिजिजू के हवाले से, यानी कि भारत सरकार के हवाले से ये बात निकल कर आई कि चीन के पेट में अगर दर्द होता है तो होता रहे, चीन से हमें कोई लेना देना नहीं है इस विषय पर। हम बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं, हमने बुद्ध दिया है, दलाई लामा हमारे धर्मगुरु हैं, और दलाई लामा धर्मगुरु को जब भारत ने असाइलम दिया है तो फिर लामाओं को चुनने की प्रक्रिया जैसा दलाई लामा कहेंगे हम उसको ही मानेंगे। हम चीन की बात को स्वीकार नहीं करने वाले हैं, या चीन की बात हम नहीं मानने वाले हैं। हालांकि चीन बड़ी स्पष्टता से या बड़ी दृढ़ता से ये बात कह रहा है कि दलाई लामा चीन में पैदा होंगे। अब सवाल ये पैदा हो रहा है जब से चीन का स्टेटमेंट आया कि दलाई लामा जो दिशा बताएंगे, उस दिशा के बाद कहीं चीन अपने यहाँ किसी दलाई लामा की घोषणा न कर दे। कर सकता है कि वो घोषणा कर देंगे कि भाई चीन की रिकॉग्नाइज्ड या कोई फर्जी दलाई लामाओं की संस्था खड़ी कर दें। हालांकि लामा के बारे में कहा जा सकता है कि वो बड़े दृढ़ संकल्पित होते हैं, वो चीन के बहकावे, चीन के प्रेशर में नहीं आने वाले हैं। फिर भी ये नया विवाद छिड़ गया है, लेकिन भारत सरकार को जो भूमिका 1950 में निभानी चाहिए थी वो अभी तक नहीं निभाई गई है। हालांकि आज की सरकार उस भूमिका को निभाने का जितना प्रयास हो सकता है उतना प्रयास कर रही है, लेकिन ये विवाद बढ़ता दिखाई पड़ रहा है और ऐसा लग रहा है कि चीन दो दो हाथ करने के मूड में है। क्या होगा भविष्य, वो तो भविष्य ही बताएगा, लेकिन चीन की नीयत कुछ ठीक नहीं दिख रही है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।